Hi, my dear lovely students. A very, very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, बोनशोर, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में मेरे साथ अंकना, आपकी सोशल साइंस एक्सपर्ट एट इम्बाइब, और हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री फॉर टर्म 1। अगर आपका टर्म 1 हो भी चुका है, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ स्कूल्स टर्म 1 जो हैं कहीं ना कहीं जुलाई में कर दिए जाते हैं, कहीं मोस्टली अगस्त और सितंबर में होती है, सितंबर तक चल रहा होता है। सो हेंस आई एम ब्रिंगिंग दिस सेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज हाफ ईयरलीज इस वक्त ही ज़्यादा देखे जाते हैं कंडक्ट करते हुए। बट जस्ट इन केस अगर आपका फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हो चुका है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैम ये सेशन मेरे काम का कैसे रह गया, बिकॉज बोर्ड्स भी तो हैं और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चैप्टर्स के टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये रहेगा कि कुछ पर्टिकुलर शुरू के ही चैप्टर्स हमने यहाँ पे लिए हैं जो नॉर्मली फर्स्ट टर्म में पूछे जाते हैं। आने वाले चैप्टर्स जो हम करेंगे सेकेंड टर्म के और पूरे फाइनल के हिसाब से, उसके लिए एक अलग सेशन करा दूंगी जहाँ पे प्रॉपर हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम प्रैक्टिस करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमारे दो चैप्टर्स है जो टर्म 1 के लिए यूजुअली पूछे जाते हैं, वो है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म से जुड़े ये दो चैप्टर्स जो हैं हमारे यूरोप की और इंडिया की कहानी जिसमें है, नॉर्मली टर्म 1 में यही आपके सिलेबस में कवर होता है। अगर आपके पास और भी चैप्टर्स हैं जो आपके टर्म 1 में आ रहे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, चैनल पे अदरवाइज उनके वीडियोस, उनके क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बच्चे हिस्ट्री में स्पेशली राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ग्लोबल वर्ल्ड है, प्रिंट कल्चर है, वो भी है, पर वो आने वाले दिनों में आप यहाँ इस चैनल पे देख पाओगे, तो आपको उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। फोकस हमें इन दो चैप्टर्स पे करना है। ये चैप्टर जब आप टर्म के लिए 1 के लिए हाफ ईयरली के लिए पढ़ रहे हो, ये सेशन कर रहे हो, हमारे वन शॉट्स देख रहे हो, ठीक है, मैंने वन शॉट भी करा है, मैंने डिटेल में ये सेशंस पढ़ाए हैं एम्बाइब पे, आपको इसकी पूरी बहुत बहुत फ्री में एम्बाइब के ऐप और वेबसाइट पे बड़ी डिटेल सेशन मिल जाएगी क्विज क्वेश्चंस के साथ, 1 मार्क का क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप वहाँ से पढ़ लेते हो तो आपकी बोर्ड की तैयारी इतनी सॉलिड हो जाएगी कि इसके बाद किसी भी टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है। तो चलो, हम हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कहीं से कितने भी नंबर के पूछे जा सकते हैं। So you don't have to worry, we will be picking all sorts of questions। केस स्टडी की जहाँ तक बात रही, केस बेस्ड स्टडी, वो इन सेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सेशंस में अदरवाइज मैं नहीं करा रही हूँ, वो एक सेपरेट सेशन होगा। असर्शन एंड रीजनिंग या फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपको यहाँ पे यूजुअली देखने को मिलेंगे। असर्शन और रीजन भी मैं कई बार जो है नहीं डालती हूँ अपनी मर्जी से। आई डोंट पिक एंड चूज दोज क्वेश्चंस, बिकॉज वो एक सवाल आकर के हमें कंफ्यूज करके चला जाता है, एंड वी डोंट ऑलवेज वांट द केस टू बी लाइक दैट। असर्शन और रीजन का जो सवाल है और केस बेस्ड क्वेश्चंस या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो है, ये हमेशा बहुत ज़्यादा मेक सेंस करते हैं जब हम इनको अलग से बनाते हैं, अलग से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्किल डेवलप हो जाती है, एक समझ डेवलप हो जाती है कि कैसे इन सवालों का जवाब देना है। तो इनके सेशंस आपको बहुत सारे मैं कंडक्ट कराऊंगी आपके एग्जाम्स फाइनल्स के पहले, तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। पहले सवाल से करते हैं शुरू। मज़िनी, गारिबाल्डी एंड कैवर ऑल मेड देयर कंट्रीब्यूशन इन देयर ओन वे, बट ये किस कंट्री की यूनिफिकेशन के लिए हुआ था? तो हम बेसिकली दो कंट्रीज है जिनकी यूनिफिकेशन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना। हमारे पास वैसे तो यूनिफिकेशन एक तरह से ब्रिटेन की कहानी भी है, रशिया हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, तो रशिया यहाँ हमारे लिए वैसे ही एलिमिनेट हो चुकी है। हमारा ऑप्शन जर्मनी है, इटली है और ब्रिटेन है। अब जर्मनी, इटली, ब्रिटेन में ध्यान क्या देना है? जर्मनी में जब आप पढ़ रहे थे तो कौन कौन से वो नाम थे जो हमारे दिमाग में आते हैं जो टॉप पे हैं, वैसे ही आपको इटली के लिए भी वो सारे नाम जो है याद रखने। ब्रिटेन का क्या है भैया? ब्रिटेन का केस जो है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, हमारे किताब में ये टॉपिक भी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के नाम से दी गई है। क्यों?
क्योंकि ब्रिटेन ने आज़ादी जो है मोनार्की से काफ़ी पहले ले ली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सेटअप और मतलब आपका इलेक्शंस, रिपब्लिक स्टेटस, ये सारे सिस्टम बहुत पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी 2 सेंचुरी पहले लगभग आपकी ब्रिटेन में शुरू हो चुकी थी। ब्रिटेन फिर क्या करता है, तो द ग्रेट किंगडम ऑफ ब्रिटेन इज बेसिकली कंसोलिडेशन ऑफ योर इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आपका वेल्स की कहानी है वो, उसके बाद आपका आयरलैंड की कहानी है वो, उसके बाद हमारा स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये सब की कहानी, ये 3-4 देश मिलकर के आपका द ग्रेट किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनता है, सॉरी यूनाइटेड किंगडम, माय बैड, यूनाइटेड यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे आयरलैंड को उन्होंने आप धोखे से कहीं ना कहीं ले लिया था। स्कॉटलैंड के साथ भी जो है आपका यूनियन एक्ट किया था इन्होंने, 1707 की बात है, लेकिन एक्चुअली ये क्या हुआ है, एक एक्ट है, एक पैक्ट है जो साइन हुआ है। यहाँ पे टॉम वुल्फ का नाम हमारे दिमाग में आता है क्योंकि ये नाम हमने पढ़ा है, उसके अलावा और कोई नाम ऐसे ध्यान नहीं आता है। तो ब्रिटेन की कहानी बहुत अलग है, एक स्ट्रगल नहीं हुआ था, स्ट्रेंज केस है, टॉम वुल्फ एक नाम है जो ध्यान में आता है। तो जब आप ये सारे नाम पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि रशिया और ब्रिटेन नहीं है। जर्मनी का क्या है, जर्मनी के आर्किटेक्ट कौन थे, जर्मनी के आर्किटेक्ट थे ऑटो बिस्मार्क, है ना, और उसके बाद किंग विल्हेम, ये सारे नाम यहाँ पे जर्मनी में काम के हैं। तो ये कैवर, मज़िनी, गारिबाल्डी, ग्यूसेप गारिबाल्डी, ग्यूसेप मज़िनी, ये सारे नाम फिर किसके हो जाते हैं, इटली के लिए सही हो जाते हैं। तो हमारा जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इटली। अब देखो एक सवाल से हमने कितना सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन को कभी भी हल्के में, प्रैक्टिस के वक्त, ठीक है, एग्जाम में हल्के में लेके चलो कि बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना है। ये सारी डिटेलिंग आपको दिमाग में एग्जाम के वक्त नहीं चलानी है। जितना डिस्कशन मैंने किया है कि अभी 2 मिनट तक मैं बता ही रही हूँ कि जर्मनी का कौन, ब्रिटेन का कौन, आपको इतना सारा डिस्कशन अपने मतलब इतना सारा जो है रन थ्रू ऑफ इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में एग्जाम के वक्त नहीं करना है। एग्जाम के वक्त 1 नंबर के सवाल में हम 1 मिनट से ज़्यादा कतई नहीं देंगे, हो सके तो उससे कम देना है। अगर ज़्यादा लंबा सवाल है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स है पढ़ना है, असर्शन रीज़न है पढ़ना है, पिक्चर बेस्ड को ऑब्जर्व करना है, तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। 20 सवाल है, 20 सवाल को कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर दे, 20 मिनट में ख़त्म कर दे, मैक्सिमम 25 मिनट जाएंगे, तभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स लेके आती है, जैसे कि ग्यूसेप गारिबाल्डी, ग्यूसेप मज़िनी, कैवर, ठीक है। इनके काम से ही हमारा जो है विक्टर इमैनुअल इट वाज पॉसिबल फॉर विक्टर इमैनुअल टू बिकम द किंग, वही बन पाए थे फिर आपका यूनाइटेड इटली के राजा। यूसेफ माज़िनी के ऊपर अलग से भी बहुत सवाल आते हैं। तो ड्यूक मेटर्निक ने क्या रिमार्क दिया था यूसेफ माज़िनी ने, और कैसे आप समझ सकते हो कि लिटिल इटली या फिर लिटिल बर्न, मतलब बर्न में आपका लिटिल यूरोप, ये सारे जो हैं सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म के थे। तो एक क्वेश्चन से ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर लेने से प्रैक्टिस के वक्त आपका रिविजन बहुत अच्छा होता है। अगर आप उन टॉपिक्स के बारे में, जैसे जो मैंने ब्रिटेन की बात कर ली, जो मैंने जर्मनी की बात कर ली, उन इन्फॉर्मेशन से अगर, उन कंटेंट से अगर, उन नॉलेज पीसेस से अगर हमारे पास सवाल नहीं भी आ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, रिविजन करना आसान हो जाता है। हम उनको अपने आप ब्रश अप कर लेते हैं। तो एग्जाम में या बाद में किसी दूसरे प्रैक्टिस पेपर में भी अगर हमें सवाल दिखता है तो हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, हमारे दिमाग में वो ब्रश अप हो चुकी है, उससे हमारा गैप बहुत ज़्यादा नहीं बना होता है। अब आते हैं अगले सवाल पे, What did the German sword stand for? जो जर्मन स्वॉर्ड था, तो ये जर्मन स्वॉर्ड था कहाँ पे? अब देखो, अगर आप ये सेशन एम्बाइब के ऐप पे आके करोगे तो आपके लिए यहाँ पे हिंट्स भी गिवन है, ठीक है। स्वॉर्ड क्या सिंबलाइज करता है, प्रोटेक्शन, मोरालिटी, जस्टिस। तो ऐसा है कि अगर आप एकदम ऐसा नहीं चाहते कि या तो आर या तो पार, थोड़ा सा गाइडेड प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इन हिंट्स की मदद से आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन ये स्वॉर्ड का सवाल कहाँ से आया, स्वॉर्ड आया कहाँ से? पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हीरोइज्म दिखाता है, रेडीनेस टू फाइट दिखाता है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा दिखाता है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर यानी कि स्ट्रेंथ दिखाता है। अब देखो बच्चे, ये सवाल आया है हमारे एलिगरी वाले पोर्शन से, है ना। कौन से वाले पोर्शन से? एलिगरी वाले पोर्शन से। एलिगरीज क्या होते हैं? एलिगरीज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। देखो, जब नेशनलिज्म का वेव चला, नेशनलिज्म का क्या मतलब है हमारा? अब आप सोच रहे होगे कि मैम एक चीज से चलती है,
स्वॉर्ड की कहानी से चली और अब पूछ रही है नेशनलिज्म क्या होता है। मैम इसलिए ऐसा कर रही है कि मैम इज ट्राइंग टू कनेक्ट as many pieces of information and elements of the chapter together as possible, ताकि जब आप इस सेशन के एंड पे आओ तो आपको लगे कि यार नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर और इंडिया वाला चैप्टर मेरा इतना थॉरली रिवाइज हो गया है, मोस्टली सब कुछ हो गया है कि शायद मैं सिर्फ एक रीडिंग लगा लूँ या कुछ एलिमेंट्स जो छूट गए हैं उनको सिर्फ एक बार ब्रशअप कर लूँ तो मुझे एक प्रिपेयर्डनेस की सेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस की फीलिंग आए। तो मैं बहुत सारे एलिमेंट्स को एक सवाल से जितना कनेक्ट हो सकता है करके आपको रिवाइज कराते चलूंगी, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक क्वेश्चन से हम आप समझ लो 4-5 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, है ना। ये पेट्रियोटिज्म नहीं होता एग्जैक्टली, देशभक्ति को नेशनलिज्म नहीं कहते। नेशनलिज्म का मतलब है कि भाईचारा महसूस हो, एकत्रता महसूस हो, आपको लगे कि भैया एवरीबडी हु लिव्स इन दिस नेशन इज माय ब्रदर, आई बिलोंग टू दिस नेशन बिलोंग्स टू मी, वी ऑल बिलोंग विथ ईच अदर, वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। दैट फीलिंग ऑफ वननेस इज नेशनलिज्म। जब ये फीलिंग आने लग गई उस वक्त क्या था, सारे देश खास करके यूरोप में मोनार्की के अंदर थे। मोनार्की का क्या सिस्टम होता है, उनको कल्चर वगैरह से फर्क नहीं पड़ता। मोनार्क्स, राजा जो भी होते हैं, शासक जो भी होते हैं, उनको सिर्फ एक सिंपल सी चीज समझ आती है, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को अपने कब्जे में कर सके ताकि वो पावरफुल हो सके, ताकि वो वेल्दी हो सके। विद द सेम आइडिया यूरोप में भी अलग अलग डायनेस्टीज बटी हुई थी, पूरे यूरोप अलग अलग कंट्रीज। इटली जैसे आज दिखती है, जर्मनी जैसे आज दिखती है, ब्रिटेन जैसे आज दिखती है, फ्रांस जैसे आज दिखता है, पहले नहीं दिखा करता था। लग्जमबर्ग, हर एक बाउंड्री बहुत डिफरेंट थी। यूरोप ओवरऑल लुक्ड डिफरेंट। ये सारे एरियाज, कंट्रीज जो हैं रैंडमली कहीं कहीं से बटे हुए थे बेस्ड ऑन कौन सी डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही है। कहीं पे कोई डायनेस्टी, कहीं पे कोई डायनेस्टी, जिसके अंदर जितनी जमीन आ गई। अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या कल्चर है, कौन क्या लैंग्वेज बोल रहा है। तो कोई दो बहुत अतरंगी एथनिसिटी वाले या अलग बिल्कुल एक दूसरे से लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही किंगडम का हिस्सा थे। वेयर एज किसी किंगडम में ऐसा बिल्कुल नहीं था, यानी कि बहुत डाइवर्सिटी थी, पैचवर्क जैसा था। जैसे हैब्सबर्ग की बात करें अगर, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी की, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इतने ज़्यादा डायनामिक कल्चर और बैकग्राउंड वाले लोग थे कि उसको पैचवर्क जैसा बोला जाता कि थोड़े से ये, थोड़े से वो, थोड़े से। तो इनके अंदर वो फीलिंग ऑफ यूनाइटेडनेस नहीं थी, यानी कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म मिसिंग थी। इसीलिए एक वेव शुरू होती है इस सेंचुरी में। वो वेव होती है नेशन स्टेट फॉर्म करने की। वो वेव क्या होती है? नेशन स्टेट फॉर्म करने की, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां पे सरकार भी लोगों के द्वारा चुनी गई हो और लोग एक दूसरे से मिलाप वाली फीलिंग महसूस कर सके, जुड़े महसूस कर सके। और यहाँ पे इस नेशन स्टेट के लिए ही शुरू होता है रिवोल्यूशन, जिसमें जैसे कि ग्यूसेप गारिबाल्डी, ठीक है, ग्यूसेप माज़नी, ऑटोवन बिस्मार्क, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने देश को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। कि सेम तरह के लैंग्वेजेस जो लोग बोलते हैं, जर्मन जो बोलते हैं, इटली जो बोलते हैं, वो एक जगह रह सके, उनके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस रह सके, वो अपनी सरकार चुन सके, या जो भी सरकार है वो उनकी मर्जी, मतलब उनकी बात समझे, उनके कल्चर को समझे, उनकी सरकार महसूस हो सके। तो रिवोल्यूशन इसलिए हो रहे थे। अब रिवोल्यूशन की बात ऐसी है बच्चे, ये बेस्ड एक इमोशन पे है ना कहीं नेशनलिज्म एक आइडिया, एक इमोशन है, ये इस पे बेस्ड है। इमोशंस, आइडियाज इन केसेस ऑफ रिवोल्यूशन लोग धीरे 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 भूलने लग जाते हैं, ठीक है। तो उनको इंस्पायर करते रहने के लिए, उनको रीआइटरेट करते रहने के लिए सेम आइडियाज, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करो जो कि आप मतलब सिर्फ यूरोप वाले चैप्टर ही नहीं, नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हम देखते हैं, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में हमें बताया गया है कि क्या किताबें थी, क्या झंडे यूज़ कर रहे थे, क्या पिक्चर्स यूज़ कर रहे थे। तो वैसे ही क्या होता है कि अब हमने एक आइडिया बना लिया नेशनलिज्म का। हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारी देश जो है भारत माता है, एग्जाम्पल इंडिया का दे रही हो। यहाँ पे वैसे ही सब अपने अपने देश को किसी पर्सन, ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि जब आप ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन करते हो तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, और आप जिन एट्रीब्यूट्स को, जिन वर्च्यूज़ को, ठीक है, जिन फीचर्स को अपने देश से कनेक्ट करते हो कि हमारा देश बहुत इनोवेटिव है, हमारा देश बहुत स्ट्रांग है, वो सारे एलिमेंट्स एक ह्यूमन फॉर्म में, एक इंसान के तौर से जब आप सोचोगे तो वो कैसे दिखेंगे, उस फॉर्म में आप जब इमेजिन करते हो, ये सारे इमेजिनेशन को जब आप एक पुट फॉरवर्ड कर दोगे पर्सन के फॉर्म में, उसको एलिगरी कहते हैं। तो एलिगरी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एक आइडिया है जो एब्स्ट्रैक्ट है,
एब्स्ट्रैक्ट यानी कॉन्क्रीट नहीं है, थोड़ा बिखरा सा टेढ़ा मेढ़ा एक एक एग्जिस्टिंग आइडिया है। उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम एक कॉन्क्रीट फॉर्म देते हैं पर्सोनिफिकेशन दे करके, यानी कि जो आइडिया है उसको अब हमने एक इंसान के पिक्चर के फॉर्म में जो है प्रेजेंट कर दिया है। इसको हम एलिगरी कहते हैं। ये इस वक्त सब कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि फ्रांस में मैरियन नाम की पर्सोनिफिकेशन की गई थी, एलिगरी उनकी जो है वो मैरियन के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। वैसे ही ब्रिटानिया वॉज फॉर ब्रिटेन एंड जर्मेनिया वॉज फॉर जर्मनी। तो जर्मनी हर एक चीज़ जो रिप्रेजेंट करती थी कि एक ओक लीव्स का जो है आपका ऊपर तियारा जैसा पहना हुआ है, स्वॉर्ड है, ठीक है, बैटल प्लेट है, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें जो है एलिमेंट जर्मनी के फीचर्स को एक देश के तौर पे जैसे लिया जाता था वहाँ प्रेजेंट किया जाता था। तो उन्हीं के पास जर्मन स्वॉर्ड था, किसके पास? जर्मेनिया के पास। तो वो क्या दिखाता था? तो स्वॉर्ड का हिंट भी हमने देखा यार, स्वॉर्ड से तो यही दिखाता है कि तुम जब भी आओगे हमारे पास, हम वैसे हम्बल भले हो लेकिन हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, वी आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। ये दिखाता है पावर और रेडीनेस, ये दिखाता है स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो बहुत बहुत ज़्यादा डेप्थ में अब उतना मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है मैं नहीं जाऊँगी, थोड़ा मूव फॉरवर्ड भी करेंगे, काफ़ी सारे सवाल हैं उनको फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अर्नस्ट रेनन बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ नेसेसिटी? तो ये हमारा सोर्स से क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। सो व्हाई डिड ही बिलीव कि आपका जो भी नेशंस हैं उनका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, यानी कि ये सिर्फ डायनेस्टीज जैसे चल रही हैं वैसे ही चलते रहने से फ़ायदा नहीं होगा। वेयर डिड दिस थॉट कम फ्रॉम एंड व्हाई डिड इट कम? Because it ensures protection to all inhabitants, it ensures liberty to all inhabitant citizens, it ensures a parliamentary form of government for its inhabitants, or it ensures the right to work and good health for all the citizens. तो क्या सोचा उन्होंने, किस किस बेसिस पे बोला कि ये ज़रूरी है कि नेशंस एग्जिस्ट करें? एक मोनार्की के फॉर्म में सिर्फ एक मॉडर्न स्टेट का एग्जिस्ट करना इज़ नॉट गुड इनफ। तो आपके लिए हिंट भी ओपन कर दिया है मैंने। देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, सिंपल सी बात करते हैं। नेशन स्टेट जो डिमांड हो रहा था वो क्यों कर रहे थे लोग? तो सबसे पहले इट इंश्योर्स राइट टू वर्क, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सरकार राइट टू वर्क वगैरह ना दे, वैसे दे सकती है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो, प्रेसिडेंशियल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, कुछ भी हो, तो ये भी हमें सही नहीं लग सकता है। या तो ये प्रोटेक्शन दे रही है सारे इनहेबिटेंट्स को, या आज़ादी एंजॉय करने का हक दे रही है। देखो बेटा, नेशन अगर अपना होगा तो दूसरे लोगों का डोमिनेशन, सरकार अपनी, ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और चांसेस बढ़ जाती है इस चीज़ की कि जो सिटीजन्स हैं वो आज़ाद हो पाएंगे। आज़ाद किस चीज़ से? सेंसरशिप से, दूसरे देश के डोमिनेशन से, सोवरेनिटी आएगी, रिपब्लिक बनेगा, हो सकता है डेमोक्रेटिक भी बन जाए, और जब ये सब चीज़ें होंगी तो बाकी पॉइंट्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। So he is a French philosopher who clearly understands what nation means, what making of nation means. And according to him, if monarchy is there, individuals would lose their liberty. तो पूरी बात कहाँ पे आ जा रही है? पूरी बात आ जा रही है फ्रीडम पे। इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि आपको फ्रीडम तब तक नहीं मिलेगी जब तक राजा है वहाँ पे, जब तक आपकी अपनी सरकार नहीं बन रही है। क्यों? राजा तो चाहेगा ना कि उसके पास जितनी ज़्यादा पावर हो सके कंसोलिडेट कर ले वो, और प्रजा को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में दबा कर रखे। और जब तक वो ऐसा करेगा, वो चाहेगा कि प्रजा के लोग, किंगडम के लोग कभी भी उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म ना करे, कोई आवाज़ ना उठाए। और जब इतनी लिमिटेशंस है तो आप कभी भी ग्रो कैसे करोगे, इवॉल्व कैसे करोगे? एंड डेफिनेटली एक चीज़ नहीं अचीव करोगे, वो है लिबर्टी। लिबर्टी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। So hence nations is necessary that so he said कि nation formation, nation state formation is very very important, ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, लोगों को आज़ादी मिल रही है, but he did not believe in the same language, follow same religion or belong to the same race। यानी कि यहाँ पे जो कॉमनैलिटी की बात हो रही है उस पर ही डज नॉट अग्री। ही बिलीव्स कि लोग बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आकर के भी साथ में एक नेशन फॉर्म कर सकते हैं,
उसमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस महसूस कर सकते हैं। एक सिंपल रेस से, सेम रेस से आ रहे हैं, सेम रिलीजन से आ रहे हैं, शुरू से ही बैकग्राउंड में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सेम है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने जैसे बोला था कि असर्शन रीज़न भी हम इंक्लूड करेंगे, तो असर्शन रीज़न भी हमने इंक्लूड कर लिया है। देखो असर्शन रीज़न में हम लॉजिकली चलेंगे तो सही, पर कई बार एक्सप्लेनेशंस नहीं होती हैं कि क्या जवाब है और आप नहीं समझ पाते हो, कन्फ्यूजन रह जाता है, इवन फॉर द एडुकेटर्स रह जाता है। बट नो वरीज, लेट्स ट्राई दिस वन। असर्शन रीज़न का फंडा क्या है? असर्शन रीजन का बच्चे एक सिंपल तरीका, देखो ये यूनिवर्सल नहीं है बट आपका कम से कम 80 to 85% ऑफ द टाइम वर्क करती है, तो इसको ही फॉलो करो। असर्शन का मतलब होता है एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, रीजन का मतलब होता है उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आइडियली असर्शन और रीजन में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन का पर्पस होगा उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पाना, यानी कि अगर इसको समझने में या इसके पीछे की वजह समझने में रीजन मेरी मदद कर देगी तो ये मेक सेंस करेगा। मैं कहूंगी कि दोनों सच है और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है? सिंपलेस्ट तरीका होता है पहले तो असर्शन को और रीजन को दोनों को चेक कर लो कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली ट्रू हैं। जब आप ये ट्रू वाले एलिमेंट को चेक कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि माइन्यूटेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पे ध्यान दो। व्हेन आई से माइन्यूटेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, क्या मतलब है? कोई डेट है अगर, ठीक है, कोई ऐसा स्टेटमेंट ना हो जिसमें नॉट लगा हो कि ही डिड नॉट यूज टू डू इट और हमने गलती से पढ़ लिया कि ही यूज टू डू इट, ऐसा वाला एलिमेंट हो गया, डेट का एलिमेंट हो गया, किसी इवेंट के नाम का एलिमेंट हो गया, किसी इंसान का नाम हो गया, नाम और जगह है। ठीक है, जैसे नेपोलियन की बात की गई और नेपोलियन की जगह नेपोलियंस जर्मन आर्मी ब्रॉट ऐसा लिख दिया होता, तो मुझे ध्यान देना चाहिए कि नेपोलियन के साथ फ्रांस है कि जर्मनी है। अगर फ्रांस लिखा है तो क्या वो सही है, क्या वो जर्मनी होनी चाहिए थी? ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स पे आपको ट्रुथ चेक करना है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है, दोनों में से कोई भी एक, तो आपको जवाब यही मिल जाएगा, फिर इस पे आपको ड्वेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल फाइंड दैट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स निकल जाते हैं। अगर आपने पहले वो ध्यान से आइडेंटिफाई कर लिया, आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। वाइल यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दैट, जब आप ईयर भी देख रहे हो, नाम भी देख रहे हो, आपके लिए अपने आप ये भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि ध्यान से पढ़ लिया। अब ये वाले पे हम अगला आगे बढ़ेंगे और फिर समझ आ जाएगा। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? असर्शन वाले स्टेटमेंट के बाद अगर आप बिकॉज लगाते हो, सबसे सिंपल बिकॉज लगाते हो और फिर आप रीजन को पढ़ते हो और ये मेक सेंस करता है, तो हमारा ये वाला फंडा सही हो जाता है कि दोनों सही है और रीजन समझा रहा है। पर ऐसा है कि सेम टॉपिक के बारे में बात हो रही है लेकिन दोनों अलग चीजें कह रही हैं। रीजन का इस असर्शन के एक्सप्लेनेशन से, उसके पीछे की वजह से, कॉज से, बिकॉज से कोई लेना देना नहीं है, तो हम फिर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो अब इसी बात पे पढ़ लेते हैं हमारे असर्शन को। यहाँ पे असर्शन हमारा कहता है कि नेपोलियंस फ्रेंच आर्मी ब्रॉट डेमोक्रेसी and accountability in governance across Europe by 1804। रीजन कह रहा है नेपोलियन simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। अब आपको बताना है whether these statements are true or false। पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपको लग रहा है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फिर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट। आपके लिए आई विल जस्ट ओपन द हिंट। देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, काफी सिंपल है ये। ठीक है, ये वाला इतना डिफिकल्ट नहीं है। We will just identify whether both the statements are true or not। ओके गाइस, लेट्स गेट बैक। देखो रीजन मैं पहले इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि वो देखते हमें नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 याद आ जाता है।
तो हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बेटर करना, फ्यूडल सिस्टम को हटाना, पेजेंट्स को सर्वडम से आज़ाद करना, मटेरियल ड्यू से आज़ाद करना, बर्थ प्रिविलेजेस हटा देना, ये सारी चीज़ें की थी। इसीलिए नेपोलियनिक कोड हो गया या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोड ऑफ 1804 है, बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और इसलिए माना जाता है कि नेपोलियन वाज अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड बिकॉज दीज वर फ्यू ग्रेट थिंग्स दैट ही डिड, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छा कर दिया था, लोगों के लिए बहुत सिंपल कर दिया था, और लोग इसीलिए सेलिब्रेट भी कर रहे थे। शुरू में हार ब्रिंगर्स ऑफ फ्रीडम की तरह देखा जा रहा था इन्हें, लेकिन ऑफ कोर्स नेपोलियन के साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि एट द एंड ऑफ द डे ही वाज एन एम्परर, राइट? ही वांटेड थिंग्स टू बी फॉर हिमसेल्फ, लाइक हाउ ही वांटेड इट, ठीक है, कि जैसे भी है मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो अब उसके लिए क्या किया? तो टैक्स बढ़ा दिया, लोगों को आर्मी में जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आर्मी भी आ रही है, तो आर्मी प्यार से इतना डील नहीं कर रही है, आज़ादी लेके आ रही है, लेकिन साथ ही साथ नेपोलियन जो चाहता है उसको इन्फोर्स भी कर रही है। इसलिए हमारा हिंट भी ये बता रहा था कि उनको एक इन्वेडिंग फोर्स की तरह देखा जाता है। शुरू में बहुत सेलिब्रेट किया, पर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि कोई बाहर का इंसान है जो हमारी निजी जिंदगी में घुस रहा है, ज़बरदस्ती दखल अंदाजी कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो हमें क्या समझ आता है कि आर्मी जो है डेमोक्रेसी लेके आई एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस अक्रॉस यूरोप बाय 1804 के 1804 तक तो ये पूरा अचीव कर ही दिया। आइडियली अगर मैं देखूं और मैं ये मानूं कि आर्मी को कंप्लीटली ऐसा नहीं देखा जा रहा था, तो मेरे हिसाब से असर्शन हो जाता है फॉल्स, रीजन हो जाता है ट्रू, और जब इनमें से एक भी फॉल्स है तो ये दोनों में से किसी का सही होने का जवाब नहीं बनता है, ठीक है? तो आपने देखा कि जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स, तो हम दूसरे वाले में जाते ही नहीं है, तो वो बिकॉज लगाना, रीज़न बनाना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेपोलियन हमें पता है कि एम्परर बना देता है अपने आप को फ्रांस में 1804 में, ठीक है? उसकी वजह से मोनार्की वापस आती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है डेमोक्रेसी रिपब्लिकन स्टेट ऑफ फ्रांस। कॉन्कर करने लगता है आसपास की कंट्रीज़ को यूरोप में, बिकॉज चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है? ऑल्सो रिमूव्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। मेरा है, सब मेरा है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं है, इसीलिए असर्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत अमेजिंग रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे। नेपोलियनिक कोड में हमें पता है कि जो बर्थ प्रिविलेजेस थे, जो इक्वालिटी लाई गई थी, बर्थ प्रिविलेजेस को हटाया गया था, सेंसरशिप्स को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया था। ऑफ कोर्स नेपोलियन ने खुद नए लिमिटेशंस लगाए थे, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को हटाया गया था। ये डीड बहुत अच्छी थी, इसीलिए लास्ट वाला पॉइंट जो है वो ट्रू हो जाता है, ठीक है। द ग्रेट पावर्स विच हैड पार्टीशन्ड पोलैंड वर, तो पोलैंड को आपस में बांट लिया था, आपको याद होगा कब बांटा था? तो नेपोलियन को हराया, उसके बाद जो भी हिस्सा इन्होंने नेपोलियन ने या जैसे भी डिवीजन था पूरे यूरोप में रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। नेपोलियन के अंडर आने वाले एरियाज, नेपोलियन के अंडर नहीं आने वाले एरियाज, और भी जो आसपास के किंगडम्स थे उनको आगे पीछे करके अपने हिसाब से जो पावरफुल लोग थे जिन्होंने नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हराया था, जो वियना में जाके पार्टी कर रहे थे, ठीक है, ऑस्ट्रियन वाइस चांसलर के साथ, ड्यूक मेटरनिक के साथ, इन्होंने जो आपकी वो ट्रीटी बनाई थी वियना वाली, वहाँ पे क्या किया था, जो किंगडम थे उनकी नई बाउंड्रीज बनी थी, नया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, फ्रांस को ढक करके कवर करने की, कर्व करने की कोशिश की गई थी कि भैया ये तो क्रांतिकारी लोग हैं, कभी भी उठ करके क्रांति करने लग जाते हैं। तो वो कौन से देश थे जिन्होंने पार्टीशन किया था पोलैंड को एज पर द ट्रीटी आफ्टर द लूजिंग ऑफ बैटल ऑफ वाटरलू? फ्रांस, रशिया, जर्मनी, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, और रशिया, प्रशिया एंड जर्मनी। Which countries divided Poland? ओके गाइस, देखो फ्रांस को यार ये हमेशा कर्व करने की कोशिश करे थे, फ्रांस को ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, वहीं से नेपोलियन आए थे, फ्रांस से तो चिढ़े हुए थे, फ्रांस को दबा करके रखना था, इनको बourbon डायनेस्टी को वापस भेजना था, फ्रांस को कुछ नहीं दिया, ठीक है।
फिर दूसरा नाम एक आता है, अब देखो ज़्यादा कॉमन ही है, रशिया है, प्रशिया है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, फ्रांस है। फ्रांस इनमें से हट गया, फ्रांस हटा तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया बचा, रशिया, प्रशिया, जर्मनी बचा। तो रशिया जहाँ पे है, ऑस्ट्रिया वहाँ पे ज़रूर है, ठीक है, और रशिया पावरफुल थी बहुत। टेक्निकली एक्चुअली आंसर ये करेक्ट है। जर्मनी में भी वही है, जर्मनी भी बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्फेडरेशन बना दिया था जर्मनी का, और ये सब चीज़ें की थी आपके नेपोलियन ने, उन सब चीज़ों को ज़्यादा रिगार्ड में नहीं रखा गया था। सो दीज वर द 3 कंट्रीज़, और उस वक्त यही ज़्यादा पावरफुल थे। इन 3 देशों ने 1772 में आपस में बांट लिया था, पार्टीशन कर लिया था। डोमिनेशन ऑफ फॉरेन पावर्स जो है नेचुरली बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ एलियनेशन को लीड करती है, इसीलिए हम देखते हैं कि रशिया वाले हिस्से में पोलैंड के रशियन बोलने के लिए लोगों को फोर्स किया जा रहा था। लेकिन क्या होता है, लोगों को फोर्स चाहे कितना भी किया जा रहा हो, रोमांटिसिज्म का सहारा लेते हैं, सारी चीज़ें जो है पोलिश लैंग्वेज में ही की जाती है, चाहे उसके लिए उनको एग्जीक्यूट क्यों ना कर दिया जाए, चाहे उनके लिए कितना भी सीवियर पनिशमेंट उनको क्यों ना दे दिया जाए, ठीक है। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड यूज देयर लैंग्वेज एज कल्चर एंड एज अ मीडियम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म कहते हैं इस मेथड को, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not true regarding conservative regimes set up in 1815? तो 1815 में, यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू जब लूज होता है, ठीक है, नेपोलियन हट जाता है। नेपोलियन वैसे यार देखो अपने आप को मॉडर्नाइजर की तरह कंसिडर जरूर करता था, ठीक है, सेंसरशिप्स उसने लगा रखे थे, लेकिन हाउएवर ही वाज स्टिल क्वाइट लिबरल, इतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव एक्सट्रीम पे नहीं था जितने ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स होते थे। ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा नहीं करते थे जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो सके, सिर्फ डोमिनेट करना ही उनका पर्पस नहीं था। नेपोलियन एटलीस्ट ये करता था कि एज एन एम्परर ही वांटेड टू बी ऑटोक्रेटिक बट डिड कंसिडर सम बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन वेलनेस ऑफ द सोसाइटी फॉर द पीपल विच विल हेल्प देम। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब नेपोलियन को हटाया गया, ट्रीटी ऑफ वियना कराई गई, वो पार्टी कराई गई आपकी वियना कांग्रेस वाली, वहाँ पे आपके ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया सब जा करके मज़े करके आते हैं। उसके बाद उन्होंने कई चेंजेस किए, कई रीडिस्ट्रीब्यूशन किए, बाउंड्रीज की, फ्रांस पे घेरा डाला, ठीक है, ये सब जब उन्होंने किया तो आपको ये बताना है कि ये एक कंजर्वेटिव रजीम लेके भी आते हैं, है ना। वो कहते थे कि बर्बन डायनेस्टी वापस रूल करेगी, बर्बन डायनेस्टी जो लुई 16 की डायनेस्टी थी उसको 1815 में वापस ले आते हैं रूल करने के लिए। तो इनमें से कौन सी चीज नहीं थी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कंजर्वेटिव रिजीम के लिए। They did not tolerate criticism regarding the legitimacy of autocratic governments. Most of them imposed censorship on press. They believed in established traditional institutions like monarchy, church. They favored the idea of liberty and freedom. ये तो बहुत बहुत हलवा सवाल है, बहुत आसान है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का मतलब होता है यार बहुत सिंपल शब्दों में ट्रेडिशनल गवर्नमेंट, है ना। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, ट्रेडिशनल गवर्नमेंट। कोई भी इंसान जो कंजर्वेटिव है, क्या होगा वो इंसान होगा कन्वेंशनल, वो इंसान होगा ट्रेडिशनल, ठीक है। तो जो लोग कन्वेंशन में और ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं वो क्या चाहते हैं, वो चेंजेस के लिए इतना ज़्यादा ओपन नहीं होते। अगर उनको चेंजेस कराने भी है तो दे विल बिलीव कि चेंजेस ग्रेजुअल और स्लो होने चाहिए। एकदम से धड़ाक करके एक रिवोल्यूशन लाया और बदल दी पूरी जिंदगी, मॉडर्नाइज कर दिया, इसके लिए बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते। दे आर नॉट वेरी मच ओपन एंड एक्सेप्टेबल टू दीज थिंग्स। दे आर मोर कन्वेंशनल, दे आर मोर ट्रेडिशनल, दे आर मोर slow towards the acceptance of changes. They will look at things, they will observe and analyze things, maybe then accept it slowly. ऐसा चलता है। तो अब कंजर्वेटिव जो है, उस वक्त का जो कंजर्वेटिव रूल है वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि यार मोनार्की बल्ले बल्ले, मोनार्की टॉप पे, बाकी सब भाड़ में जाए। तो जब वो ये कह रहे हैं तो वो ये मानेंगे कि मोनार्की की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सही है, ऑटोक्रेट होना इनका सही है, तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होना करेक्ट होता है। अब जब ऐसी सरकार है जो सब अपने कंट्रोल में रखना चाहेगी तो क्या वो प्रेस को आज़ादी देगी? बिल्कुल नहीं देगी। प्रेस को आज़ादी दे दी तो क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट के चैलेंजेस, गवर्नमेंट के साथ हो रही, इस गवर्नमेंट जो ज़्यादती कर रही है लोगों के साथ, ये सब चीज़ें वो पॉइंट आउट करेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाएगा, वो नहीं दे सकते, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो सब कंट्रोल में रखना चाहेंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है उनके लिए।
वो चाहेंगे कि मोनार्की, चर्च, ये सब चलती रहे, पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें चलती रहे। बहुत बढ़िया। फ्रीडम और लिबर्टी, भैया वो फ्रीडम और लिबर्टी दे देते तो प्रेस को भी आज़ादी नहीं दे देते? तो क्या यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा? फ्रीडम और लिबर्टी नहीं देंगे, है ना, सॉरी, फ्रीडम और लिबर्टी कतई नहीं देंगे, सबको रोक कर, सबको टोक कर रखेंगे, फुल सेंसरशिप्स लगा के रखेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका 1791 में बनकर आया था, वहाँ पे सही हटा दिया गया था। कन्वेंशन ने भी उतना कुछ नहीं बोला, उसके बाद डायरेक्टरी ने भी नहीं बोला, लेकिन नेपोलियन भी जब वापस आते हैं तो सेंसरशिप कहीं ना कहीं लगा देते हैं और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट तो फुल ऑन लगा देती है। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन रोमांटिसिज्म को डिस्क्राइब करने का, कि डिस्क्राइब करो भाई रोमांटिसिज्म क्या होता है। अभी अभी हमने बात की थी। तो क्या होता है बच्चे, जब रिवोल्यूशन चल रहा होता है तो अलग अलग तरह से रिवोल्यूशन करते हैं। जैसे इंडिया में बात करें, हमारी नेशनलिज्म की वेव में एक गांधीयन अप्रोच थी जो कि नॉन वायलेंट, असर्टिव आपकी प्रोटेस्ट और साइलेंट, नॉन वायलेंट येट असर्टिव प्रोटेस्ट्स वर देयर, पुटिंग योर पॉइंट फॉरवर्ड वाज देयर, सत्याग्रह वाज देयर, ठीक है, फॉलोइंग योर धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस बट स्टेटिंग द ट्रुथ वाज देयर। वहीं पे भगत सिंह किस चीज़ में विश्वास करते थे कि वायलेंस ज़रूरी है, अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए शोर करना ज़रूरी है। हर एक इंसान का अप्रोच डिफरेंट होता है। तो जब नेशनलिज्म जैसी आपकी लड़ाई चल रही होती है तो जो रिवोल्यूशन होता है वो रिवोल्यूशन का मेथड अलग अलग होता है। उनमें से ही एक मेथड है रोमांटिसिज्म का। रोमांटिसिज्म का मेथड क्या है? रोमांटिसिज्म का मेथड ये है कि आप अपने कल्चर, आप अपनी लैंग्वेज, आप अपनी आइडेंटिटी, लिटरेचर, है ना, पोएम, आर्ट, इन सब की रिचनेस को पहचानो। इस पे क्यों एम्फेसिस डाला गया है? जब आप इन चीज़ों की रिचनेस को पहचानोगे तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आएगा अपने देश को लेकर के, और फिर आप अपने देश से ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे। आप अपने देश के लिए लड़ना चाहोगे, अपने देश को अपना बनाना चाहोगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में आकर के लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भैया तुम्हारा कल्चर तो कितना टेंटेड है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। लेकिन जब हमने अपने कल्चर को, हिस्ट्री को जाकर देखा और देखा कि ब्रिटिशर्स टेंट कर रहे हैं उसे, हमारा तो हिस्ट्री, हमारी तो कल्चर इतनी सुंदर है, वी आर सो रिच, वी हैव सच अ रिच हेरिटेज इन कल्चर, तो वी गॉट अ सेंस ऑफ प्राइड। फिर सामने वाला कितना भी खराब बोले, आपको तोड़ने की कोशिश करे, आपका स्पिरिट बना रहता है कि यार मैं इस देश से हूँ, आई फील सो प्राउड अबाउट इट, राइट। तो रोमांटिसिज्म इसी फीलिंग पे फोकस करता था। रोमांटिसिज्म फोकस्ड ऑन फाइटिंग, नॉट यूजिंग वेपन्स, नॉट यूजिंग वायलेंस, बट using the mode and medium of culture, language, identity, and then asserting that against the domination of the exterior powers. तो एक कल्चरल मूवमेंट है जहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट को प्रमोट किया जाता है और ग्रो किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जहाँ पे एक कलेक्टिव हेरिटेज, फीलिंग ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज आए एज द बेसिस ऑफ नेशन, यूजिंग योर कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट, लिटरेचर, एटसेट्रा। Explain the three features of class of landed aristocracy of Europe. अब देखो ये 3 नंबर का सवाल आ गया। 3 नंबर के सवाल में हमें क्या रखना है? देखो यहाँ पे तो साफ साफ 3 फीचर ही बताने बोला है, तो यहाँ पे आप 4 बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मन हो गया बहुत तो किसी एक में ऐड कर देना। वर्ड लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 60 से 80 वर्ड्स एट मैक्स इज गुड। मैं नॉर्मली कहती हूँ 30 to 40 वर्ड्स, लेकिन यार ये हो सकता है कम हो जाए, स्पेशली जब आपको ऐसे 3 पॉइंट लिखने हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप 50 से 80 के रेंज में चलो। 80 थोड़ा ज़्यादा वाला लिमिट है, 50 से 60 इज़ गुड। देखो 1 मार्कर के लिए ना 2 लाइनें काफ़ी होती हैं, और 2 लाइनें यानी कि 20 शब्द। तो 3 मार्कर के लिए 6 लाइनें काफ़ी हैं। 6 लाइनें यानी कि 60 शब्द एक लाइन में, ऑन एन एवरेज 10 वर्ड्स आते हैं। तो 60 शब्द आपका बहुत बढ़िया रेंज है। 3 बढ़िया अच्छे पॉइंट्स बनाओ। अब पूछ रहा है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के बारे में, तो हमने पढ़ा है 18th सेंचुरी के, हम देख रहे थे कि एरिस्टोक्रेट्स कैसे होते हैं। वी हैव डन अबाउट दैट, वी हैव रेड अबाउट दैट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि भैया सब फ्रेंच बोलते हैं, है ना, डिप्लोमेटिक पर्पसेस की वजह से, पढ़े लिखे दिखाने के लिए सब क्या बोलेंगे? फ्रेंच बोलेंगे। फ्रेंच बोलने के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या करेंगे? मैट्रिमोनियल टाइज बहुत बनाते थे।
यानी कि घर का पैसा घर में ही बना रहे, ठीक है, कोई बाहर का ना आए। और एक रिच फैमिली अगर दूसरे रिच फैमिली के साथ मैरिज के थ्रू कंबाइन कर लेती है तो इनका वेल्थ जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और पैसा अपने रिच फैमिली में ही रह जाता है। इन सारे चक्कर में हमने देखा कि ये जुड़े हुए थे एक दूसरे से मैट्रिमोनियल टाइज से। बाकी आप ये देखोगे कि टाउन हाउस ये सारी चीज़ें ये ओन किया करते थे, सेंटर में ही रहा करते थे, शहरों में भी, ठीक है, गांव वगैरह में भी इनके फार्म हाउसेस, टाउन हाउसेस, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो दे वर वेरी रिच, पढ़े लिखे हुआ करते थे, ठीक है। तो इनका हमने देखा है कि डोमिनेंट क्लास थी पॉलिटिकली और सोशली, इनका पॉपुलेशन बहुत कम था, लेकिन वेल्थ का अक्यूमुलेशन इनके पास सबसे ज़्यादा था, और यही सब कुछ डिसाइड किया करते थे, कंट्रोल किया करते थे। ये यूनाइटेड थे एक कॉमन तरीके से जिससे अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, जो चाहे कोई भी रीजनल डिवीजन हो, इनका जो कल्चर था, इनका जो लाइफस्टाइल था, वो सेम हुआ करता था सबके लिए। दे ओन अ ह्यूज प्रॉपर्टी, रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में। मैट्रिमोनियल रिलेशन से सब जुड़े हुए थे एंड wielded much power in respective countries, and of course usually used French as a language, as a mode of communication to maintain their supremacy and to exert that eliteness। ठीक है, तो यहाँ आप देखो 4 पॉइंट लिखा हुआ है, इनमें से ये 2 पॉइंट समवॉट मिले जुले से हैं, तो आप इनको ब्रेक करके 3 पॉइंट में लिख सकते हो। 4 से ज़्यादा एक्सीड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर क्वेश्चन में 3 स्पेसिफाइड है तो। अगला सवाल आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये सवाल कितने नंबर का है? 5 नंबर का। 5 नंबर के लिए क्या करेंगे, तो 5 इंटू 2 आपका हो जाता है 10, यानी कि हमें कम से कम 10 लाइनों का जवाब लिखना है, और 10 to 12 लाइन्स चली जाती हैं यार। जितना बड़ा आंसर होता है उतना ज़्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन करने को बढ़ जाता है, यानी कि 100 से 120 वर्ड्स, 130 वर्ड्स इज गुड इनफ एज अ वर्ड लिमिट फॉर अ 5 मार्क का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सॉरी, अब पॉइंट्स कितने हैं, तो 5 से 6 पॉइंट। देखो जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स तो तुम्हें कम से कम लिखने ही है, अनटिल अनलेस तुम बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लिख रहे हो। ये 3 नंबर का सवाल है और उसके लिए मैंने 2 इतने बड़े पॉइंट्स लिखे कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो उसमें एक कंक्लूजन डाल दो छोटा सा, कि एक तीसरा पॉइंट वहाँ पे ऐड ऑन हो जाए। चलो, अब ये बोल रहे हैं हमें अलग अलग फैक्टर्स बताने के लिए नेशनलिज्म इन यूरोप के। तो भैया सबसे पहले क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द बेस जो इग्नाइट करती है एक फीलिंग सारे लोगों के बीच में कि वो कैसे पावरफुल हैं, कैसे उन्हें मोनार्की के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। दूसरा क्या था, पीपल हैड स्टार्टेड डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बिकॉज दे हैड स्टार्टेड फीलिंग दैट एलियनेशन एंड द फीलिंग ऑफ वननेस वाज मिसिंग, ठीक है। उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जो है तड़का लगा देती है, एडुकेशन आ गया है, प्रेस आ गया है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। Feudal lords were a great stumbling block in the way of the rise of the nationalism feelings among the people, but the mutual warfare and crusades weakened them. Weakness of papacy and the Roman Empire, the Renaissance and Reformation movements led to the awakening among the people, weakened the authority of the Pope and the Holy Roman Empire. Consequently, national churches and national states were established in many countries. फॉरेन रूल की बात करते हैं तो हमने देखा कई जगह फॉरेन रूल आ जाता है, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर ग्रीस में करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत एलिनेटेड फीलिंग है, दे वांटेड टू एलिमिनेट देम एज सून एज पॉसिबल, सो दैट लेड टू अ ह्यूज पुश फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। रिएक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस, देखो ऐसे आंसर में हमेशा अगर एक हेडिंग देके थोड़ा एक्सप्लेनेशन दोगे, that looks very attractive and definitely ensures scoring of more and more marks, ठीक है। तो sometimes reactions were arbitrary against arbitrary rule of unjust monarchs was very strong, और उसकी वजह से भी लोगों के अंदर कई बार जो है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आती थी। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ लॉट ऑफ राइटर्स, एडुकेशन है ना, और जो ये सारे लोग आ गए, गारिबाल्डी, माजनी, जेस मिल, फिच, अदर द फिलोसोफर्स, ये सारे, ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो, मतलब 2 चीज़ें, एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, आके खोल दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। मिडिल क्लास का राइज होना, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है।
मिडिल क्लास के राइज होने से क्या होता है, पावर शिफ्ट हो जाता है, पावर ग्रिड जो है वो पूरा आपका जो पूरा पावर ब्लॉक है ना वो शिफ्ट हो जाता है। पहले एरिस्टोक्रेट से सब कुछ हुआ करते थे तो डोमिनेट करके रखते थे, आराम से रॉयल्टी वर्क कर पाती थी। अब पावर शिफ्ट हुआ है तो प्रिविलेजेस जो उनके पास थे वो जाने लग गए हैं, यहीं से तो फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन शुरू होता है। जब पावर शिफ्ट हो रहा है, मिडिल क्लास भी राइज कर रही है, तो अब ये क्या हो रही है, एडुकेटेड भी हो रही है। दैट कैन ऑल्सो बी योर अनदर रीजन कि अब एडुकेशन का जो आपका पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, वो अवेयर हो रहा है, वो अपने राइट्स को समझ रहा है। So all of these things were also helping and led to basically rise of nationalism. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे. Explain the different factors which led to the rise of. Okay, we have done this. I guess guys यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है. यहाँ पे बाल्कन रीजन पे सवाल है, because when I look at the answer I think it is about what happened in Balkan region. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे. ठीक है, यहाँ से हमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है, ये बेसिकली है एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट हैपेंड इन द बाल्कन रीजन. ये आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है. इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है. ठीक है, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, डू वॉच इट. बाल्कन रीजन में एग्जैक्टली क्या हुआ था हमारे एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया गया है. हमें बस ये समझ आता है कि इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब भैया एग्जैक्टली क्या हुआ, डायनेमिक थी, बहुत डायबॉलिक हो गया. ठीक है, फट गई चीज़ें, वहाँ पे गुस्से में थे लोग, बहुत ज़्यादा केओटिक हो रहा था, सब ठीक है. बट एग्जैक्टली सीक्वेंस समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वाले वीडियो को देखो जहाँ पे मैंने एग्जैक्टली समझाया है कि बाल्कन रीजन में क्या क्या चल रहा था. छोटे क्या क्या फैक्टर्स थे जो कंबाइन करके एक बड़े फैक्टर को लीड करते हैं, फिर एक इमीडिएट कॉज आता है जो इमीडिएटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू करा देता है. तो अब यहाँ पे बाल्कन रीजन के प्रॉब्लम को एलैबोरेट करके हम समझने वाले हैं. 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है. तो समझो पहले बाल्कन रीजन क्या था. सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑटोमन एम्पायर का थोड़ा सा हिस्सा वो, ठीक है, बट ये एक ऐसा रीजन है जो बहुत सारे प्रेजेंट डे के नेशन को कंबाइन करता है. प्रेजेंट डे के बहुत सारे नेशन को कंबाइन करता है, से ये बहुत क्लियर हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन रही होगी इस रीजन की. अब ये सारे लोग एक दूसरे से बिल्कुल रेजोनेट नहीं करते होंगे, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होंगे. तो जब भी डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, यूनिटी की प्रॉब्लम होती है ना. तो यहाँ पे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, मतलब सर्बिया, आप सोचो इतने सारे देश हैं, ये सब इकट्ठा रहते हैं और इनको स्लाव्स के नाम से जाना जाता है. इस रीजन के लोगों को स्लाव्स के नाम से जाना जाता था. अब ये सारे लोग अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, थोड़ी सी एथनिसिटी डिफरेंट, सब एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है, लेकिन इन सब को क्या चाहिए, इन सब को चाहिए थी आज़ादी. क्यों? क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंडर फॉल करता था. हमने देखा है कि कैसे ग्रीस 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से आज़ादी लेती है ऑटोमन एम्पायर से. तो बेसिकली ये होता है कि ऐसे ही सबका हिस्सा जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ रहा है. ये एक बाहर का रूलर है, ये इनसे आज़ादी चाहते हैं, अपनी लड़ाई आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं. ठीक है, नाउ द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन स्टार्टेड हैपनिंग. तो रोमांटिसिज्म ग्रीस से और इन सारे जगहों से बहुत स्प्रेड होने लग गया था. अब ये सारे आपस में तो अलग है, तो इनका लैंग्वेज, इनका कल्चर, इनकी हिस्ट्री, इनकी आर्ट, इनकी पोएम, लिटरेचर सब बहुत डिफरेंट है. और अब सब उसको ही अपना वेपन बना रहे हैं, तो ये एक दूसरे के भी कहीं ना कहीं दुश्मन बनते जा रहे हैं. सबको आज़ादी चाहिए, एवरीवन वांट्स फ्रीडम. तो ऑटोमन एम्पायर इस रीजन को कंट्रोल कर रहा था. उन्हें लग रहा था वो मॉडर्नाइजर है, लेकिन इनको चाहिए थी आज़ादी, क्योंकि नेशन स्टेट की डिमांड थी. और रोमांटिसिज्म का मेथड था, रोमांटिसिज्म के मेथड से एक दूसरे से भी बहुत डिफरेंट फील कर रहे थे. अब इन सारे चक्करों में क्या हो जाता है, उनको लगता है कि अगर मुझे ग्रीस का गला काटना पड़े बीइंग बल्गेरिया अपनी आज़ादी के लिए, तो मैं ग्रीस को कर दूं कुर्बान, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. तो अब इन सब के ऊपर ये नेशनलिज्म का आइडिया छा गया है. ठीक है, और ये एक दूसरे की कुर्बानी देने को तैयार है अपने एजेंडा को अचीव करने के लिए. आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा ऐसा सिचुएशन. अगर 10 लोग बैठे और वो 10 के 10 एक दूसरे को सैक्रिफाइस करने को रेडी है अपना मतलब निकालने के लिए, और ये तो पूरा देश है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पावर, पैसों की बात हो रही है. इसी में कुछ बड़े देश भी घुसेंगे, वो देखेंगे कि अरे ये छोटे छोटे देश हैं, इनको सहारा देने की बात करते हैं,
इंपीरियलिज्म शुरू होने वाला है, ठीक है। उनको कहते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, वेपन्स देते हैं, मनी देते हैं, इन जनरल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, आइडियाज़ देंगे क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, तुम्हें इन सारे एम्पायर वगैरह से आज़ाद करा देंगे, बाद में तुम हमारे साथ ट्रेड कर लेना, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग के बहाने इनको कंट्रोल कर लेंगे। एंड द मोर यू कंट्रीज यू वुड कंट्रोल, द मोर पावरफुल यू वुड बी, द मोर रिसोर्सेज यू वुड हैव। तो वो भी बीच में घुस रहे हैं। तो दो की लड़ाई में तीसरा अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए ढूंढता हुआ घुस रहा है। तो ये नेशनलिज्म का स्ट्रगल बढ़ता गया, सब अपनी आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते रहे। अब ये रीजन एक कॉन्फ्लिक्ट से भरा रीजन हो गया, जहाँ लोग एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं, एक दूसरे की एडवांटेज लेने चाह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दूसरे की टेरिटरी भी लेना चाह रहे हैं। अरे ठीक है, तुम अगर उस एम्पायर में हो, तुम्हारा ये हिस्सा आज़ाद हो रहा है, ये हिस्सा मुझे दे दो, मेरी कंट्री बड़ी हो जाएगी। तुम तो बाकी उधर ही रह रहे हो, तो थोड़े से हिस्से में आज़ादी लेके क्या होगा। तो ऐसे करके टेरिटरी भी गेन करना चाह रहे हैं, लालच आ गई है, पावर राइवलरी हो गई है। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जो है इन देशों पे पावर अपना गेन करना चाहती है, और उस चक्कर में ये भी घुस जाते हैं। अब इतना क्योटिक हो जाता है कि एक लड़ाई हो छिड़ जाती है, और वो लड़ाई में फिर धीरे 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 सारे लोग हो जाते हैं इन्वॉल्व। आप नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चंस करते हैं, ये वाला ज़्यादा आपको सिंपल लगेगा, क्योंकि यूरोप वाला थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, नाम हैं, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। चलो, चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू माइनिंग, फॉरेस्ट्री, इंडिगो कल्टिवेशन या फिर जूट मिल्स। बेटा चंपारण क्या था? तो जब गांधी जी वापस आते हैं 1915 में 9 जनवरी को, ये सोच कर आते हैं कि सबको साथ में लेके कुछ करना है। एक बढ़िया सक्सेसफुल सत्याग्रह करा के आए थे साउथ अफ्रीका में। यहाँ घुसते उनको रियलाइज होता है कि लोग तो मुझे भूल गए, मतलब मुझे तो मैं तो लोगों को याद नहीं होगा, मेरी बात क्यों सुनेंगे, हाउ विल आई बिकम अ लीडर। मोर देन दैट, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है देश का, तो एक छोटे छोटे लेवल पे सत्याग्रह करना पड़ेगा, फाइट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। छोटे लेवल पे लोगों को यूनाइट करेंगे। मास मूवमेंट के लिए पहले छोटे मासेस बनाते हैं, तो जाकर के केक खिला देते हैं वो ब्रिटिशर्स को 3 जगह पे। केक, सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेदा। अब तीनों जगह एजेंडा अलग अलग है। 1917 और 1918 के बीच में ये होता है। 1916 में चंपारण पहुंच जाते हैं, डिसाइड करते हैं। 1917 में लॉन्च हो जाता है, 17 में ही खेदा में भी हो जाता है, और 18 में आपका अहमदाबाद। तो जहां वो सबसे पहले जाते हैं चंपारण, जो कि जगह आपकी बिहार में है, यूपी बिहार के बॉर्डर के पास है। फिर जाते हैं गुजरात, अहमदाबाद और खेदा। चंपारण में वो काम करते हैं जिनके साथ, उसका जवाब यहाँ मिलेगा। मैं थोड़ा खेदा और अहमदाबाद की कहानी सुना दूँ। खेदा में वो फार्मर्स के साथ प्रोटेस्ट करते हैं। फार्मर्स, क्योंकि अभी क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसके ऊपर से हार्वेस्ट फेलियर हुआ है, लेकिन उनके ऊपर टैक्सेस गवर्नमेंट ने पूरी पूरी लगा रखी है, तो उनको इन टैक्सेस से आज़ादी चाहिए। तो वो टैक्सेस से रिमिटेंस के लिए कर रहे हैं रिवोल्ट। उसी पे सत्याग्रह कराते हैं सक्सेसफुली गांधी जी। अहमदाबाद में क्या है? अहमदाबाद भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है ना, कैपिटल सिटी है। वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों से, नॉर्मली कहीं पे भी काम करने वाले लोगों से, स्पेशली बैक एट दैट टाइम जब कोई लेबर लॉज वगैरह नहीं हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स ज़्यादा हुआ करते थे, या बिजनेसमैन भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा निकालने की कोशिश किया करते थे। क्या होता था सिस्टम ये होता था कि भैया तुम जितने देर हो सके काम करो, तुम्हारी वर्किंग कंडीशंस पे हमें ध्यान नहीं देना है, तुम 12 घंटे 15 घंटे काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिलाओ। तो वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वेजेस अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। प्लांटेशन जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे, उनको उससे राहत चाहिए, तो अहमदाबाद में उससे राहत दिलाई। चंपारण में क्या किया? चंपारण में इंडिगो प्लांटेशंस, जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, उनके साथ कराया। तो ऐसा सिस्टम था कि ब्रिटिशर्स ने बोल रखा था कि आपकी चाहे ज़मीन बड़ी हो या छोटी, उसकी 1/3, 1/3 ज़मीन पे आप इंडिगो ग्रो करोगे। वो इंडिगो क्यों ग्रो कराते थे? बहुत ही बड़ा कैश क्रॉप था, बहुत डिमांड में होती थी। ठीक है, अच्छी बात है। फार्मर्स क्यों नहीं ग्रो करना चाहते थे? क्योंकि इंडिगो था तो बहुत बड़ा कैश क्रॉप, लेकिन जहां पे भी ग्रो करता था बंजर कर देता था जमीन को, है ना, बंजर कर देता था ज़मीन को, इनफर्टाइल कर देता था बहुत जल्दी, तुरंत। मतलब ऐसे कि एक बार ग्रो करके दूसरी बार शायद आप ग्रो कर लो, बट लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं है। तो यानी कि आप उस ज़मीन के हिस्से को लूज कर रहे हो, आप उस पर 2-3 साल अगले कल्टिवेशन नहीं कर सकते। अगर आप इतना लूज कर भी रहे हो और इतना इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हो कि चलो मुझे बढ़िया पैसे मिलेंगे, ब्रिटिशर्स मुझसे महंगाई में उसको खरीद के ले जाए। ये भी नहीं होता था, महंगाई में भी खरीद के नहीं ले जाते थे, सस्ते में ले जाते थे, पैसे कम देते थे, ज़बरदस्ती ग्रो कराते थे, ऊपर से टैक्स का अलग झंझट।
ये नहीं ग्रो करना चाहते थे क्योंकि ज़मीन खराब हो रही है, पैसे बराबर नहीं आ रहे। फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर लिया अपना सत्याग्रह चंपारण में सबसे पहले। ठीक है, तो 1917 में होता है, गांधी जी लीड करते हैं। यहाँ पे लोग बिहार के कह देते हैं आपके कल्टिवेटर्स, हमें नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए इंडिगो प्लांटेशन, हमारी ज़मीन जो है ख़राब हो रही है। गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ वाई? अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स, प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिशर्स, इलनेस ऑफ महात्मा गांधी, चौरी चौरा। तो अब जल्दी से फिर से बता देती हूँ, रिविजन करते जा रहे हैं क्योंकि हम, है ना। तो क्या हुआ था, गांधी जी जब वापस आते हैं 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह करते हैं, केक खिला के चंपारण, अहमदाबाद और खेदा में। ठीक है, उसके बाद अब उन्हें लगता है कि यार कुछ बड़ा करने की बारी आ चुकी है। उस आग में घी और लग जाती है राउलेट एक्ट की वजह से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो चुकी होती है इंडिया में। सारे प्रोडक्शन को रोक करके सिर्फ वॉर के प्रोडक्शंस किए जा रहे हैं, फार्मर्स की बिक्री नहीं हो रही थी, रिसेशन चल रहा था, लोगों को ज़बरदस्ती रिक्रूट करके आर्मी में भेजा जा रहा था, यंग बच्चों को। ये सारी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट बना रही थी। और अब लोगों को लगता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हमारी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, एपिडेमिक फैल जाता है इन्फ्लुएंजा का, उसके बाद आपकी क्रॉप फेलियर हो जाती है। कुछ 1.2 करोड़ से 1.3 करोड़ तक लोग मर जाते हैं, इतने लोग अपनी लाइफ लूज करते हैं। दैट इज व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इफेक्ट। उसके बाद लोगों को लगता है ज़िंदगी बेटर होगी, तो राउलेट एक्ट आ जाता है जो कि इमेंस पावर देता है ब्रिटिशर्स को कि सिर्फ शक के बिना पे आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो 2 साल तक के लिए, कोई ट्रायल नहीं होगा। आइडिया क्या था कि नेशनलिस्ट्स को अरेस्ट करना है, उनके मूवमेंट को ब्रेक करना है, लीडर 2 साल तक गायब रहेंगे, लोग अपने आप स्पिरिट लूज कर देंगे। लेकिन नेशनलिस्ट को समझ आ गया, गांधी जी उनमें से एक थे, तो पूरा प्रोटेस्ट चालू होता है। अब अगले कई दिनों तक प्रोटेस्ट चल रहा होता है, 6 अप्रैल को हड़ताल भी होती है। 6 अप्रैल को हड़ताल के बाद कर्फ्यू, कई जगह मार्शल लॉ लगा दिया जाता है जैसे कि पंजाब में, बाकी कई जगह भी होता है कि बहुत सारे रोक टोक, लोगों को कंट्रोल करना, ब्रूटली प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ब्रिटिश एम्पायर। यहीं पे पंजाब में मार्शल लॉ लग जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को, उनके ऊपर ओपन फायरिंग करा देते हैं, जनरल डायर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स होता है। तो ये सारे चीज़ों से गांधी जी का दिल बिल्कुल दहल जाता है। उनको लगता है यार अब बारी है कि ये 3 सत्याग्रह के बाद, राउलेट एक्ट के बाद, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद एक मास मूवमेंट, एक बड़े तमाचे की तरह हम ब्रिटिशर्स के ऊपर फेंके, और उसी में एक बढ़िया एडवांटेज मिल जाता है खिलाफत मूवमेंट का। अभी जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ऑटोमन एम्पायर जिसके बारे में हम नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ रहे थे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, वहाँ पे रहते थे कैलिफ या खलीफा, द टेम्पोरल द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। उनके पास कई सारे पावर्स थे। अब जब ऑटोमन एम्पायर हार जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड अदर कंट्रीज, ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि हम इनके अगेंस्ट एक ट्रीटी साइन करेंगे, इनके सारे पावर्स को छीन लेंगे और इनको पनिश करेंगे। ये सुन करके इस्लामिक वर्ल्ड के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, हर जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा होता है, इंक्लूडिंग इन इंडिया। ब्रिटिशर्स से बहुत दुखी है। इस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। गांधी जी को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लगती है दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने की, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का सिस्टम अभी तक ब्रिटिशर्स ने अपना रखा था। तो इंडियंस जो है साथ में लड़ रहे थे, खुद ही आपस में लड़ रहे हैं और लड़ नहीं पा रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लगती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक ही सिंपल फंडा था कि भैया हम आपके साथ आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंद स्वराज में ही लिखा था कि 1 साल भी अगर इंडियंस मदद ना करें, ब्रिटिशर्स हैंडफुल हैं, इंडियंस की मदद से ही इंडिया में रह पा रहे हैं, अगर उनकी मदद ना करो बिखर जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन इंडियंस मदद कर रहे थे, तो इंडियंस का यहाँ पे पर्पस था मदद नहीं करना, सारे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर देना, ठीक है, लिकर बॉयकॉट कर देना, इंडियंस अब मैन्युफैक्चर करना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन वायलेंस। अब आपको बताना है कौन सा इंसिडेंस था, तो चौरी चौरा इंसिडेंस था बच्चे, जहाँ पे हमें पता है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो फार्मर्स का था वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, करीब 22 पुलिसमैन मारे जाते हैं, पुलिस स्टेशंस को आग लगा दिया जाता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो 1922 के फरवरी में होता है जब गांधी जी ये सुनते हैं, इमीडिएटली कॉल ऑफ कर देते हैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ योर चौरी चौरा, जो आपका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है यूपी के, वहाँ का इंसिडेंस था ये। ओके, काफ़ी सिंपल है ये। मैच द फॉलोइंग, गांधी अर्विन पैक्ट कौन से साल में होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से साल में होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर कौन से साल में होगा।
तो ऐसा है कि अभी अभी मैंने आपको बताया था ये सारा, ठीक है। तो देखो गांधी अर्विन पैक्ट, ये आपकी आ जाती है बात CDM की, ठीक है। जलियांवाला बाग वाज इमीडिएटली आफ्टर द राउलेट एक्ट, और उसके बाद लॉन्च हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी अर्विन पैक्ट हमारा 1931 में हुआ था, ठीक है। 1919 में हुई थी हमारी जलियांवाला बाग, और उसी के जवाब में 1920 में NCM शुरू हुआ था। तो हमारा A का सही मैच आ जाता है R, ठीक है। हमारा B का सही मैच आ जाता है P, और जलियांवाला बाग का Q, करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। So this is how the correct answer would be. Okay जी। So we will move on. इसका जवाब हमने कर लिया है डिस्कस। ये सारे A का R, B का P और C का Q है, ठीक है। चलो, Which of the following is a true reference, true with reference to सत्याग्रह? सत्याग्रह के रेफरेंस में कौन सा सही है? Emphasize the muscle power, emphasize the power of truth. गांधी जी सक्सेसफुली fought the racist regime of South Africa with the novel method. सिर्फ A सही है, सिर्फ B सही है, A और B सही है, बोथ B और C सही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, गांधी जी जब वापस आए थे, आप थोड़ा सोच लो, मैं कहानी बताती हूँ, फिर आंसर पे आएंगे। गांधी जी कहाँ से वापस आए थे? गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में उन्होंने वहाँ के इंडियंस के लिए रेसिज्म जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चलता था, एक सच में मास मूवमेंट कराई थी सक्सेसफुली, नॉन वायलेंट मूवमेंट। तो ये बात सच है कि वो वहाँ से सक्सेसफुली करके आए थे, और तभी उन्होंने यहाँ आकर के इम्प्लीमेंट किया है ना नॉन वायलेंट मूवमेंट। नॉन वायलेंट है तो मसल पावर तो यूज़ होगा नहीं, मसल पावर नहीं, यानी कि सत्य की भी सिर्फ बात करेंगे, पावर ऑफ ट्रुथ पे एम्फेसाइज करेंगे। तो सत्याग्रह नाम था, बिल्कुल बात सही है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में सही किया था और पावर ऑफ ट्रुथ पे एम्फेसाइज करता था। बट अगर पावर ऑफ ट्रुथ है तो मसल पावर तो सही नहीं हो सकता है ना। तो हमारा बोथ B एंड C विल बी ट्रू, नॉट A इज फॉल्स। Who among the following led the civil disobedience movement in पेशावर? तो पेशावर में इनका अरेस्ट होते ही बहुत ज़्यादा लोग भड़क जाते हैं। बहुत बड़े ये आपके डिसाइपल भी थे गांधी जी के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली खान, अब्दुल गफ़ार खान और नन ऑफ द अबव। तो बच्चे यहाँ पे आपको याद रखना है नाम, आप नाम याद रखोगे तो ये आपका सही हो जाएगा। कोई कहानी और है नहीं, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब हमारा आता है 3 मार्क का क्वेश्चन। Why did the rich peasant communities become active in CDM? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों आते हैं? तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, इन्होंने भी NCM का जो है आपका देखा हुआ था कि क्या रिजल्ट था। इस रिजल्ट से बहुत इंस्पायर्ड थे और चाहते थे कि हाँ ऐसा ही कुछ क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ इनकी डिमांड्स क्या थी? तो इनकी डिमांड्स बहुत सिंपल थी, इनको जो है रेवेन्यूज़ वगैरह का चक्कर जो है अब बंद करना था। इनको ब्रिटिशर्स से ये सारे पंगे चाहिए ही नहीं थे, क्योंकि हमेशा जब देखो जान के पीछे ब्रिटिशर्स पड़े रहते थे रेवेन्यूज़ को लेकर के। तो इनको सिविल डिसोबीडियंस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। नॉन कॉपरेशन का इन्होंने रिजल्ट देखा था, इनकी डिमांड्स बहुत क्लियर थी और इसीलिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्लस कांग्रेस इनको कहीं ना कहीं हाथों हाथ चढ़ाकर भी रख रही थी, बिकॉज उन्होंने पुअर पेजेंट्स को इंटरटेन नहीं किया, इनको ही इंटरटेन किया, ठीक है। So rich peasant communities like the Patidas of Gujarat and the Jats of UP were active in the movement. Being producers of cash crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. लेकिन उनका इनकम जब डिसअपियर हो रहा था तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं हो रहा था, तो इससे उनको आज़ादी चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की थी। And this is the reason why rich peasants became very enthusiastic and actually joined the CDM. Why were Indians reacting against the Rowlatt Act? Rowlatt Act आया तो इंडियंस को क्या प्रॉब्लम हो गई? भाई पहले राउलेट एक्ट समझा दो, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है। तो उनको इमेंस पावर मिल रही है,
ये अनफेयर है, कोई ट्रायल नहीं है और ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के अगेंस्ट है, इसीलिए आवाज़ उठा रहे थे लोग। तो एक्ट ने बहुत जल्दीबाजी में पास की गई थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जबकि इंडियन मेंबर्स लगातार बोल रहे थे नहीं, दे वर कॉन्टिन्यूसली अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिल जाता है, ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट था सप्रेशन का। सिविल राइट्स सबसे पहले आप छोड़ो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को ब्रेक करने की कोशिश है, एक फंडामेंटल सिविलियन की तरह मेरा हक बनता है कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, ये पहले कोर्ट में प्रूफ करो मुझे पनिश करने के, पर तुम क्या कर रहे हो, सीधा पनिश कर रहे हो। तो दिस वी विल नॉट टॉलरेट। Highlight the major facts about the new economic situation created by the First World War in India. तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था कि आपका जो है सारा ट्रेडिंग से फ़ायदा हो रहा था इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्म्स, एमिनेशंस, बैग्स, लेदर जैकेट्स, यूनिफॉर्म्स, दिस दैट प्रोड्यूस हो रहे थे जो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन बाकी कोई भी प्रोडक्शन चली गई थी। फार्मर्स को बहुत बड़ा हिट आ गया था, है ना, टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो हम देखते हैं कि एक बड़ा इंक्रीज आता है डिफेंस एक्सपेंडिचर में, जो कि वॉर लोन से आपका सप्लाई बनाए रखा जा रहा था। टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, कस्टम ड्यूटीज रेज कर दिए जाते हैं, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, प्राइसेस लगातार चीज़ों की बढ़ रही होती है। 1913 से 1918 इन्फ्लेशन बहुत आ रहा होता है, विलेजेस को सप्लाई करने के लिए सोल्जर्स बुलाया जाता है, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही होती है, और वहीं फार्मर्स की सामान नहीं बिक रहे होते, प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं, उनके लिए बहुत क्राइसिस रहता है। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए अच्छा हो जाता है। चलो अब हम फटाफट से ये पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे सत्याग्रह को डिफाइन किया गया है। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इज द वेपन ऑफ वीक बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल can be used only by the strong. This power is not passive resistance. Indeed, it calls for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. Satyagraha is not physical force. Satyagrahi does not inflict pain on the adversary. He does not seek his destruction. In the use of Satyagraha, there is no ill will whatever. अब इससे सवाल देने, Who is this great man who spoke these words? दो मेथड बताना है used by him during the struggle of independence. सत्याग्रह क्या होता है? For what purpose सत्याग्रह was used by the person named by you in South Africa, जो यहाँ पे हम बता रहे हैं, जिन्होंने ये शब्द बोले हैं. What is the difference between physical force and soul force? भैया बोला किसने है? तो गांधी जी ने बोला है. बहुत सिंपल सी बात है, किसने बोला है? गांधी जी ने बोला है. ठीक है. दो मेथड की अगर बात करें तो सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, यही इनका सिस्टम था, यही इनका धर्म था. सत्याग्रह क्या है? तो पैसिव रेजिस्टेंस का मेथड है, जहां पावर ऑफ ट्रुथ को आप एम्फसाइज करते हो, कोई फिजिकल फोर्स यूज नहीं करते हो. 5 मार्क्स का हर एक मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. यहीं पे लिखा हुआ है कि पैसिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ पे आप पावर ऑफ ट्रुथ को यूज़ करते हो, कोई पेन इन्फ्लिक्ट नहीं करते हो, फिजिकल पेन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एम्फेसिस ऑन ट्रुथ है. For what purpose was it used by the person named by you in South Africa? साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए एक रेजिस्टेंस, एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाने के लिए पैसिव रेजिस्टेंस यूज किया गया था. फिजिकल फोर्स और सोल फोर्स में क्या डिफरेंस है? फिजिकल फोर्स में आप वायलेंस का इस्तेमाल करते हो, वेपन्स, आर्म्स, एमिनिशंस का इस्तेमाल करते हो, फाइट हो सकती है. whereas soul force talks more about emphasizing on truth, on your actions, holding on to your truth, etc. तो ऐसा करके आप डिफरेंस यहाँ पे बता सकते हो. ठीक है, तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है. महात्मा गांधी, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ठीक है, एक मास एजिटेशन का मेथड है, नॉन वायलेंट. तो इन्होंने अपार्थीड सिस्टम जो है रेसिज्म वाला, उसके अगेंस्ट यूज़ किया था, इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, पूरे साउथ अफ्रीका के लिए नहीं किया था. सोल फोर्स का मतलब होता है सत्याग्रह, जो कि सोल फोर्स है, आर्म्ड नहीं होती है, फिजिकल फोर्स नहीं होती है. फिजिकल फोर्स में आप इल विल रखते हो, सत्याग्रह में इल विल नहीं रखते. So finally, last question guys, can you identify the different limitations of CDM? यार यहाँ पे पुअर पेजेंट्स को कंसिडर नहीं किया था,
ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन। दलित्स नहीं हिस्सा बने थे, ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन। पुअर पेजेंट्स क्यों नहीं आए थे? रिच पेजेंट्स नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि रिच पेजेंट्स से ही लैंड वगैरह रेंट पे लेके पुअर पेजेंट्स काम करते थे, तो कांग्रेस ने उतना एंटरटेन नहीं किया। दलित्स क्यों नहीं? क्योंकि हिंदू महासभा और नॉर्मली हिंदूज जो है वो ज़्यादा आपके हाई कास्ट वाले थे, तो इन जनरल फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस दलित्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा गया, उनको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया। मुस्लिम्स के साथ बहुत एलिनेशन का फीलिंग था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद एक्टिवली कुछ भी ज़्यादा नहीं किया गया था, तो वो वाली प्रॉब्लम भी बहुत आ जाती है। और ये सब बड़े बड़े पॉपुलेशंस थे अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु वर पार्टिसिपेट एट द सेम टाइम। क्योंकि फैमिली फैक्ट्री ओनर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, मिल वर्कर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मिल वर्कर्स की लड़ाई ब्रिटिशर्स से तो थी, लेकिन उससे भी बड़ी अपने ओनर्स के साथ ही, जो अपने प्रॉफिट के लिए उनको बेटर वेजेस नहीं देते थे, वर्किंग आवर्स नहीं देते थे। तो यहाँ पे ये सारे इश्यूज मिलकर आ जाते हैं। प्लस अचानक से कॉल ऑफ कर लिया गया था जब मूवमेंट एक ब्रिटिशर्स के झांसे में आकर के गांधी जी के द्वारा, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई सक्सेस नहीं हुई, दोबारा लॉन्च किया गया, तो वो मूवमेंट में वो बात नहीं रही थी। तो ये सारे रीज़न थे कि क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो जाता है, प्लस कहीं ना कहीं वायलेंस भी हो रहा होता है। तो दलित्स का लिमिटेड पार्टिसिपेशन, नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स, dominant role of the Sanatanis and Hindu Mahasabha, as I told you, which restricted Muslims as well as participation of Dalit. ठीक है, क्लैश बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, दोनों के लिए जो है फ्रीडम थी, दोनों के लिए दलित्स को पार्टिसिपेट कराना ज़रूरी, ये सब था, पर उनकी डेफिनेशन, उनका अप्रोच बहुत अलग था, तो एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। एंड देन ऑफ कोर्स पार्टिसिपेंट्स हैड डिफरेंट एस्पिरेशंस। यहाँ पे पुअर पेजेंट्स के बारे में भी आप बिल्कुल लिख सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था कि उनको सुना तो गया बट एक्टिवली हिस्सा नहीं बनाया गया। और यार कितने रिच पेजेंट्स हैं हमारे देश में, उस वक्त तो और कम हुआ करते थे, तो एक बड़े पॉपुलेशन को जब आप पीछे छोड़ देते हो तो वहाँ तो प्रॉब्लम है ही, है ना। चलो, तो आपको ऐसे ही सेशंस के लिए बने रहना है हमारे साथ, हमारे ऐप पे या हमारी वेबसाइट पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ से जा कर के आप अपना गोल सेलेक्ट कर लोगे, बता दोगे कि हाँ भैया मैं स्कूल एग्जाम CBSE, आई एम अपियरिंग फॉर 10th 9th 8th वट एवर योर ग्रेड इज़, हमारे लिए 10th है। उसके बाद आप जाओ अपना देखो, सोशल साइंस पे देखो, जैसे कि जो भी क्लास आने वाली है, जो भी वीडियोस हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे, बुक भी आपको मिल जाएगी एज यू कैन सी, राइट। सो आपको यू हैव टू पे नो मनी गाइज, यू जस्ट हैव टू गो एंड एक्सप्लोर द कंटेंट। और वैसे ही एक फ्री बहुत अमेजिंग ऐप है बाई ब्लेंड्स, इससे आपको, आप जब डाउनलोड करते हो उसको अपने फ़ोन पे, आप किसी भी चीज़ को स्कैन करो, वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर देता है, किसी पिक्चर को स्कैन करो, उसकी सारी डिटेल्स देता है, तो इट्स वेरी फन, वेरी इन्फॉर्मेटिव, so make sure that you do explore it. So with this we have come to the end of the session. I hope that you found this session really helpful. हमने 2 बड़े चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बाकी सारे टॉपिक्स के रिविजन के साथ फिनिश कर लिया है। So I'm going to pause over here, say bye to you. Have a great evening, have a great time. Take good care of yourselves and I'll see you guys very soon. Till the next time, stay tuned. Do not forget to subscribe and share the video if you liked it. Do tell me in the comment section अगर कोई डाउट है या सेशन कैसा लगा, बताना ज़रूर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको लिंक और QR कोड है, इसी के थ्रू हम कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अपडेट, डायरेक्ट कनेक्शन आपसे बनाते हैं, तो उसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना। देयर इज़ नथिंग टू लूज ओवर देयर, डेफिनेटली अ लॉट टू गेन। तो मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। टिल द नेक्स्ट टाइम, stay safe, take good care of yourself and your loved ones, and do not forget to keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.